प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप लौकिक संस्कृत कहलाता है जिसका उल्लेख है। लौकिक संस्कृत का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर किया गया है, किस बुक में किया गया है, इसका हमें आंसर बताना है। ऑप्शन दिया गया अष्टाध्यायी, कच्चान व्याकरण, मंगलान व्याकरण, सदनीति। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, अष्टाध्यायी में सबसे पहले लौकिक संस्कृत का जिक्र किया गया है। अष्टाध्यायी जब मैं कह रहा हूँ तो आपके दिमाग में इसके राइटर का नाम भी आ रहा होगा, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिए, पाणिनि को। अगला प्रश्न है, पाली के संदर्भ में सही नहीं है। पाली के संदर्भ में सही नहीं है। पाली का अर्थ है बुद्ध वचन। त्रिपिटक लिपिबद्ध हुआ है जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है जो कि पाली में है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है, प्राचीन कालीन आर्य भाषा है। तो इसमें सत्य नहीं है, ये हमें बताना है पाली के संदर्भ में। तो जिन बच्चों ने इसको सीरियसली इस क्वेश्चन को देखा होगा इसका सही जवाब बिल्कुल बता देंगे। और आप लोगों ने बताया कि ये प्राचीन, यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्राचीन कालीन आर्य भाषा है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। और बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब सही हैं। ये मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती है जिसको कि हमने पहले ही हल कर लिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पाली भाषा का व्याकरण ग्रंथ नहीं है। जब आप भाषा विज्ञान किताबों को पढ़ेंगे तो पाली भाषा के व्याकरण ग्रंथों का बहुत सारा उल्लेख किया गया है। तो कौन सा ग्रंथ नहीं है हमें इसमें बताना है। कात्यायन व्याकरण, मंगलान व्याकरण, सदनीति, अष्टाध्यायी। तो इसका भी जो सही जवाब है आप लोगों ने बिल्कुल बता दिया कि अष्टाध्यायी जो है वो क्या है, संस्कृत व्याकरण की बुक है, पाली भाषा का व्याकरण नहीं है। तो इस विकल्प के माध्यम से आपको पता भी चल गया कि कौन कौन सी बुक्स जो है वो पाली भाषा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। हमें सुमेलित बताना है कि कौन नहीं है। एक तरफ रचनाओं का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनके रचनाकारों का नाम है। तो इसमें से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा कि जो सुमेलित नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब क्या हैं, सुमेलित हैं। तो महाभाष्य कपिल का न होकर किसका है, पतंजलि का है। तो आप लोग जानते होंगे अच्छे से। तो इसी तरीके से आप थोड़ा सा विकल्प को ध्यान में रखकर भी आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पाली भाषा के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। सुनीति कुमार चटर्जी पाली को क्या उन्होंने कहा था, मध्य देश की बोली। देवेंद्र नाथ शर्मा दिल्ली के आसपास का भूभाग इसको बताया। उदय नारायण तिवारी मध्य देश की बोली। राहुल साकृत्यायन इसको मगध कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो सुनीति कुमार चटर्जी ने इसे मध्य देश की बोली कहा है, बिल्कुल सही है। देवेंद्र नाथ शर्मा ने दिल्ली के आसपास का नहीं बल्कि यहाँ पर मथुरा होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में दिल्ली दिया गया है, ये क्या है, गलत है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब सही है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी सुमेलित से संबंधित ही प्रश्न आया हुआ है कि सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है नामी साधु, ये एक तरीके से विद्वान है। काव्य अलंकार की टीका, वाक्पति, गौड़ बहो, प्राकृत सर्वस्य, मार्कंडे, षड भाषा चंद्रिका, लक्ष्मी नारायण। तो इसमें से सुमेलित नहीं है हमें बताना है। तो ऊपर के तीनों जो ऑप्शन हैं वो सुमेलित हैं। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण न होकर लक्ष्मी धर ने लिखा है षड भाषा चंद्रिका। तो ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है ताकि आप भाषा विद्वानों की बुक्स के बारे में भी जान पाएँ कि कौन क्या लिखा हुआ है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है प्राकृत सर्वस्य किसकी रचना है, या फिर वाक्पति राज ने गौ बहो लिखा, षड भाषा चंद्रिका, इस टाइप से। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुछ पारिभाषिक शब्द दिए गए हैं, बल्कि परिभाषा दी गई है प्राकृत भाषा को लेकर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कठिन लग सकता है कि नामी साधु ने परिभाषा दी प्रकृति तत्र भव सेव वा प्राकृतम। हेमचंद्र ने कहा प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगत्वा प्राकृतम। कई बार ये प्रश्न आपको अनुवाद करने के लिए आ जाता है कि इसका सही अनुवाद क्या है। तो इसलिए इसको बिल्कुल आप गंभीरता से इस क्वेश्चन को लेंगे, ये इंपॉर्टेंट करके अपने दिमाग में रख लीजिए। और मार्कंडे ने कहा प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम प्राकृतम उच्यते। तो जैसे ही आपने ऊपर देखा कि भाषा विज्ञान की परिभाषा को लेकर लगभग सिमिलरिटी दिख रही थी, यहाँ पर भी कुछ वैसे ही है, लेकिन फिर भी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी जो है वो क्या है, सुमेलित नहीं है। इसको दिया है
लक्ष्मीधर ने, जबकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये पाणिनि का है। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखिए, बाकी ऊपर के जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या हैं, सही हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृत संजीवनी के लेखक हैं। प्राकृत भाषा से संबंधित यहाँ पर सवाल एक पूछा जा रहा है कि प्राकृत संजीवनी के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया वासुदेव, लक्ष्मीधर, सिंह देवमणि, हेमचंद। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए वासुदेव। यही प्रश्न अगर फाइनल एग्जाम में आ जाएगा तो आप सभी के लिए बहुत कठिन सा हो जाएगा, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है वासुदेव। अगला प्रश्न है, साहित्यिक प्राकृत किसे कहते हैं। साहित्यिक प्राकृत किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया गया प्रथम प्राकृत को, द्वितीय प्राकृत को, तृतीय प्राकृत को, चतुर्थ प्राकृत को। तो प्राकृत तो तीन ही इसके भेद हैं, ये ऑप्शन में ऐसे ही दिया गया है। तो किसको कहा जाता है, सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, क्योंकि कुछ जो भाषा या बोली होती हैं वो बोलचाल के में प्रयोग की जाती हैं, कुछ होती हैं जो कि साहित्यिक रूप से होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपने पढ़ा होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास दोनों अवधि का प्रयोग करते थे, लेकिन दोनों के अवधि में क्या है, अंतर है। कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा उसको, कि एक की ग्रामीण अवधि और दूसरे की साहित्यिक अवधि के रूप में जानी जाती है। ठीक वैसे यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया था। अगला प्रश्न है, प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम विचार किया गया है। जब भी प्राकृत भाषाओं की चर्चा की जाती है तो किस ग्रंथ में इन पर विचार किया गया है। ऑप्शन दिया गया है नाट्यशास्त्र, महाभाष्य, अष्टाध्यायी, प्राकृत विचार। तो इसका जो सही जवाब है कि नाट्यशास्त्र में प्राकृत भाषाओं के विषय में सबसे पहले विचार किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सुमेलित नहीं है आपको बताना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक तरफ लेखक का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ रचना का नाम दिया गया है। वररुचि प्राकृत प्रकाश, हेमचंद्र प्राकृत व्याकरण, मार्कंडेय प्राकृत सर्वस्व, वाक्पदी भरत मुनि। तो इसका जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी जो है वो क्या है, सुमेलित नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो सब सुमेलित हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि भरत मुनि के जगह पर नाम होना चाहिए था भर्तृहरि। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में लोग शब्दों को याद करते हैं कि ऐसे लिखा गया था। कई बार हमने देखा है कि जो परीक्षार्थी होते हैं वो बोलते हैं कि इसी टाइप का लिखा था और मैंने उसको देखा था लेकिन समझा नहीं था। तो भरत मुनि से ही बल्कि भर्तृहरि से ही मिलता जुलता मैंने ऑप्शन दिया, ताकि आपको लगे कि हो सकता है कि भरत मुनि ने ही लिखा होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राकृत भाषा के भेदों के संदर्भ में सत्य है। प्राकृत और अपभ्रंश के कई भेद किए गए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सत्य है, सत्य नहीं है, ये वाला प्रश्न नहीं बल्कि सत्य पूछा जा रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, वररुचि ने 4, हेमचंद ने 2, मार्कंडेय ने 2 और नामवर सिंह ने 2। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन ए क्या है, वररुचि ने 4 भेद किए थे प्राकृत के, और बाकी जितने ऑप्शन दिए गए हैं वो सब गलत हैं। अगला जो प्रश्न काफ़ी जाना माना है और इस प्रश्न को देखकर आप लोगों ने तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा, इसका पाणिनि कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है वासुदेव, लक्ष्मीधर, सिंह देवमणि, हेमचंद। तो प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, तुरंत आप लोगों के दिमाग में ये आ गया होगा कि हेमचंद जो थे उनको प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। और इन्होंने और भी इंपॉर्टेंट रोल निभाया भाषा विज्ञान में भी और साहित्य के क्षेत्र में भी, आदिकाल में इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न है, हेमचंद्र की चूलिका पैसाची को किसने भूत भाषा कहा है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि भूत भाषा, आपने भाषा तो पढ़ा होगा लेकिन भूत भाषा किसने कहा, वो भी हेमचंद्र की चूलिका पैसाची को। पैसाची का जिक्र हमने इससे पहले दर्द भाषा के संदर्भ में किया था। तो भूत भाषा किसने कहा था, सही जवाब है ऑप्शन सी, दंडी ने कहा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, शौरसेनी के संदर्भ में सही है। शौरसेनी अपभ्रंश का नाम आपने सुना होगा, उस पर कई भाषाएं निकली हुई हैं शौरसेनी अपभ्रंश से, तो उसके संदर्भ में सही है। यह प्राकृत मूलतः सूरसेन या मथुरा के आसपास में बोली जाती है। पीशेल के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ। शौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। उपयुक्त सभी, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर के तीनों जो ऑप्शन वो क्या कर रहे हैं अगर सही हैं तो। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी माना जाता है। किसको माना जाता है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की कड़ी के रूप में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन
डी अपभ्रंश को माना जाता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी के रूप में। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि के वाक्पदीयम के अनुसार सर्वप्रथम किसने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी थी? कई बार अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ है इससे संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसने इसका जो अर्थ निकाला संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के रूप में। तो ऑप्शन दिया गया है भरत, पाणिनि, ब्याडी, पतंजलि। तो ब्याडी नाम के एक विद्वान थे जिन्होंने कि अपभ्रंश को इन नामों से पुकारा हुआ है जो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है। तो ब्याडी को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, दो प्रश्न हैं जो कि मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों के जो आंसर हैं वो सब अलग हैं। पूछा जा रहा है कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग कहाँ पर मिलता है? भरत के नाट्यशास्त्र में, पतंजलि के महाभाष्य में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में, भामा के काव्य अलंकार में। तो इसका प्रामाणिक प्रयोग कहाँ पर मिलता है? क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही जवाब है वो है पतंजलि के महाभाष्य में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि महाभाष्य में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण मिलते हैं किस ग्रंथ में? अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण मिलते हैं। ऊपर पूछा गया था कि प्रामाणिक प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर है, लेकिन अब उदाहरण के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है नाट्यशास्त्र में, अध्याय में, काव्य अलंकार में। तो यहाँ पर जो इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए कि नाट्यशास्त्र में सबसे प्राचीन उदाहरण यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, कुछ हैं कि टीजीटी पीजीटी में भी इतना ही डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जानते हैं कि बदलते हुए पैटर्न में किसी भी परीक्षा के बारे में कुछ कहना एक तरीके से अनुमान ही हो सकता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से हम यहाँ पर तैयारी करेंगे, बाकी आप क्वेश्चंस के आधार पर देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग के वाद विवाद में सुमेलित नहीं है। अपभ्रंश का प्रयोग कब हुआ, पहली बार कब हुआ, इसको लेकर काफ़ी वाद विवाद है। भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी ने कहा कि चंड नामक कवि के यहाँ मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धारसेन द्वितीय में माना। भामा ने काव्य अलंकार में इसका प्रयोग माना। और कामता प्रसाद गुरु ने अपभ्रंश को अड़ भाषा कहा है। तो इसमें से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब है कि ये सुमेलित नहीं है। अपभ्रंश को अड़ भाषा किसने कहा था? इसका जो सही जवाब है वो है किशोरी दास वाजपेयी ने कहा था। और यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है? कामता प्रसाद गुरु का, कि कामता प्रसाद गुरु ने अड़ भाषा कहा है अपभ्रंश को। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। हो सकता है कि आपने किताबों को पढ़ा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर के बाद जब आप दोबारा किताबें पढ़ेंगे तो चीज़ें और क्लियर आपके दिमाग में बैठेंगी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को आभीर किसने कहा है? अभी ऊपर आया था पैशाची को भूत भाषा कहा था, और यहाँ पर अपभ्रंश को आभीर किसने कहा है? ऑप्शन दिया गया भाम, भरत, भाम, दंडी, पाणिनि। तो उस जमाने में दंडी जो थे वो काव्यशास्त्र में भी काफ़ी काम करते थे और भाषा विज्ञान में भी उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। देख रहे हैं बीच बीच में दंडी यहाँ पर आ रहे हैं। इसका भी सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, दंडी। अगला प्रश्न है, विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश के निम्नलिखित भेद बताए हैं। जब भी भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो अपभ्रंश के मुख्य रूप से 7 भेदों पर चर्चा की जाती है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसको अपने हिसाब से बताया हुआ है। तो मार्कंडे ने 3, याकोबी ने 4, तांगरे नाम के एक विद्वान है उन्होंने 3, नामवर सिंह ने 2 भेद किए हैं। तो यहाँ पर भेदों के नाम भी लिखे हुए हैं। तो थोड़ा सा ये डीपली प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सुमेलित नहीं है ये हमें बताना था। सही जवाब इसका ऑप्शन डी। नामवर सिंह ने 2 भेद तो किए हैं, लेकिन उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी अपभ्रंश नाम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? उत्तरी और दक्षिणी, इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। बाकी नामवर सिंह की एक बुक भी है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी है। बिल्कुल इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा की विशेषता में सही नहीं है। अपभ्रंश भाषा की विशेषताओं की चर्चा करें तो उसमें से सही नहीं है। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है। अपभ्रंश संयोगात्मक है। अपभ्रंश में 2 वचन और 2 ही लिंग मिलते हैं। अवहट अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्तित रूप है। तो इसमें से सही नहीं है, हमें बताना है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है? गलत है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब सही हैं। अपभ्रंश हिंदी की तरह ही क्या है? वियोगात्मक है। इस चीज़ को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। संयोगात्मक भाषा के अंतर्गत ये नहीं आती है। अगला प्रश्न है, किसने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच
कड़ी को अवहट्ट कहा है? यानी कि ऊपर में अपभ्रंश को कहा गया था कि मध्यकालीन और आधुनिक में पुल का काम करती है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपभ्रंश और आधुनिक के बीच में अवहट्ट जो है वो कड़ी का काम करती है। किसने कहा? ऑप्शन दिया गया रामविलास शर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, देवेंद्र नाथ शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, सुनीति कुमार चटर्जी। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन दिया गया ज्योतिश्वर ठाकुर, दामोदर शर्मा, पतंजलि, भरत मुनि। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए 65 का, कि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में सबसे पहले अवहट्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे भी मैं अपने विद्यापति का भी एक कोटेशन पढ़ा होगा, देसिल बयाना सब जन मिठा ते तैसन अवहट्टा। कई बार परीक्षाओं में ये भी कोटेशन पूछा गया है, तो इसको भी बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? अभी यूपी हायर एजुकेशन का एग्जाम हुआ था, उसमें यह प्रश्न आया हुआ था। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन दिया गया हार्नले, विलियम जोन्स, ग्रियर्सन, भोलानाथ तिवारी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 66, क्वेश्चन नंबर 66 का सही जवाब है ऑप्शन ए, हार्नले ने सबसे पहले आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया है। और इसके बाद ढेर सारे लोगों ने वर्गीकरण किया है, जिसमें कि सुनीति कुमार चटर्जी, ग्रियर्सन, हरदेव बहारी। ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी के संदर्भ में सही नहीं है। पश्चिमी हिंदी के संदर्भ में सही नहीं है। आकार बहुला और ओकार बहुला उपवर्ग है इसके। भोलानाथ तिवारी इसके दो बोलियों ताजिबेकी और निमाड़ी को माना है। खड़ी बोली ब्रजभाषा बुंदेली इसकी प्रमुख बोलियां हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इसकी प्रमुख बोलियां हैं। तो इसमें से सही नहीं है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है? गलत है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब सही हैं। तो उम्मीद है कि अभ्यास सेट का जो पैटर्न है और यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है उसके पैटर्न को ध्यान में रख के पूरा क्वेश्चन बनाया गया है, ताकि आपका थ्योरेटिकल भी तैयार हो और ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो। अगला प्रश्न है, सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं जुड़ी है। जब आप भाषा विज्ञान की किताब पढ़ेंगे तो इसमें सौरसेनी अपभ्रंश से कई भाषाओं का उद्भव हुआ है, जिसमें हमें बताना कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिया गया पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पूर्वी हिंदी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, जो कि सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं है। बाकी जितने भी ऊपर आपको हिंदी दिखाई दे रही हैं वो सब सौरसेनी से जुड़ी हुई हैं। तो हो सकता है कि क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाए तो भी आप इसका सही जवाब देंगे। पूर्वी हिंदी मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थानी हिंदी नहीं है। प्रश्न देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जब यही फाइनल एग्जाम में आएगा तो ये आपके लिए पहाड़ से कम नहीं होगा। ऑप्शन दिया गया है मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, मगही। तो कौन सा जो है इसमें राजस्थानी हिंदी नहीं है? सही जवाब आप लोगों ने बता दिया कि मगही जो है वो राजस्थानी हिंदी में नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, अभी धैर्य बनाकर रखिए, छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे 8-10 क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। हो सकता है कि कोई एक सवाल आपका मिस हो जाए, वही फाइनल एग्जाम में आ जाए, तो फिर बार बार आपको कहना पड़ेगा कि हम अंत तक नहीं रहे। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी नहीं है। ऑप्शन दिया गया अवधी, बघेली, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसका जो सही जवाब है, कन्फ्यूजन में नहीं, इसका जो सही जवाब है आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बताया कि बुंदेली जो है वो पूर्वी हिंदी में नहीं है। बाकी जितने भी इसमें दिया गया सब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी नहीं है। निम्नलिखित में से बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन दिया गया भोजपुरी, मगही, मैथिली, संथाली। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 71 का डी, संथाली इसके अंतर्गत नहीं है। बाकी जितनी भी ऊपर दी गई हैं सब बिहारी हिंदी के अंतर्गत हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। और जितना भी मैंने ऑप्शन लिया है सब परीक्षाओं में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछे जा चुके हैं। ब्रजभाषा अंतर्वेदी, अवधी बैसवाड़ी, बुंदेली बनाफरी, राजस्थानी खलटाही। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि राजस्थानी खलटाही दिया गया है, सुमेलित नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब सुमेलित हैं। और खलटाही आप जानते हैं कि वो छत्तीसगढ़ी से जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, ठीक उसी पैटर्न पर आधारित है। कौरवी नाम दिया राहुल साकृत्यायन ने, ब्रजबोली ईश्वरचंद्र गुप्त ने, भोजपुरी डायमंड ने, राजस्थानी ग्रियर्सन ने। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ए सही है, बी भी सही है, डी भी सही है,
जो भोजपुरी है इसको डायमंड ने नहीं बल्कि रेमंड ने इसका नामकरण किया हुआ है। ध्यान में रखिए, जो भोजपुरी हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं उसका नामकरण किया था रेमंड नाम का विद्वान। तो इस तरीके से प्रमुख रूप से जो बोलियाँ हैं और उसके कौन नामकरण करता है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी और भी बोलियाँ हैं जो कि अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, यह अक्षरिक है। इसमें एक वर्ण के लिए एक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। इसमें सुधार की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का बताना है कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कि इसमें सुधार की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन गलत है, बाकी ऊपर के जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब सही हैं। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि में सुधार का प्रयास किसने नहीं किया है। ऑप्शन दिया गया है कि जब भी देवनागरी लिपि की बात की जाती है, नागरी लिपि की बात की जाती है, इसमें कई बार सुधार करने का प्रयास किया गया है। किसने नहीं किया है? ऑप्शन है तिलक, सावरकर बंधु, श्रीनिवास, रामचंद्र शुक्ल। किसने नहीं किया है? आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बताया कि ऑप्शन डी जो है वो गलत है। बाकी जितने भी नाम दिए गए हैं सब नागरी लिपि सुधार में कुछ न कुछ उन्होंने योगदान दिया है। तो पहली बार आप देख रहे हैं रामचंद्र शुक्ल का भाषा विज्ञान से थोड़ा सा यहाँ पर कटाव दिख रहा है। बाकी आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि सुधार समितियों में शामिल रहे हैं। सुधार को लेकर तमाम समितियां बनाई गई, उसमें कौन कौन शामिल रहे हैं? काका कालेलकर, आचार्य नरेंद्र देव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, कि जब भी नागरी लिपि सुधार समितियों की चर्चा की जाती है तो काका कालेलकर और आचार्य नरेंद्र देव दोनों का नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न है, कई बार ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में नागरी लिपि समिति का गठन किया था? ऑप्शन दिया गया है काका कालेलकर, आचार्य नरेंद्र देव या फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है कि आचार्य नरेंद्र देव को यूपी गवर्नमेंट ने अध्यक्ष बनाया था। नागरी लिपि समिति का गठन किया गया था तो उसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी बी इसका सही जवाब है। ठीक है, ज़्यादा सवाल नहीं है, 2-4 और बचे हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि राजभाषा के संदर्भ में सही नहीं है। जब भी चर्चा की जाती है राजभाषा के संदर्भ में सही नहीं है। 14 सितंबर 1949, अनुच्छेद 343 से 351, भाग 17, अभी तक 2 संशोधन हुए हैं। तो भाषा राजभाषा की जब चर्चा की जाती है तो ऊपर के जितने तीनों ऑप्शन हैं वो क्या है? सही हैं। बाकी जो चौथा ऑप्शन है बताया जा रहा है कि अभी तक 2 संशोधन हुए हैं, लेकिन अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? 3 संशोधन हुए हैं। 1967 में हुआ, फिर 92 में हुआ, फिर 2003 में संशोधन करके शुरू में 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान समय में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं राजभाषा के तौर पर। तो ये ऑप्शन जो था क्रिएटिव ढंग का था, आपको भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 343 जिसमें राजभाषा हिंदी व लिपि की बात की गई है, अनुच्छेद 344 जिसमें राजभाषा आयोग का गठन, अनुच्छेद 348 न्यायालय संबंधी, अनुच्छेद 349 हिंदी का प्रसार व विकास से संबंधित है। तो सुमेलित नहीं है। तो आप लोगों ने बिल्कुल बढ़िया से पढ़ा हुआ है राजभाषा हिंदी के अनुच्छेदों को, क्या क्या उसमें कहा गया है। सही जवाब है ऑप्शन डी। 349 में नहीं है बल्कि ये 391 अनुच्छेद में ये सब कहा गया है। अगला प्रश्न है कि गुलाब, चश्मा, तमाशा, किशमिश किस भाषा के शब्द हैं? क्योंकि जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जाएंगे तो 1-2 क्वेश्चन भाषा से संबंधित जरूर रहेंगे, वो भी विदेशी शब्दों से। और विदेशी भाषाओं पर हमने एक वीडियो लेक्चर भी बनाया है कि कैसे याद करना है, कौन कौन से शब्द जो हैं विदेशी भाषाओं के अंतर्गत आते हैं। ये टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गुलाब, चश्मा, तमाशा ये सब फारसी भाषा से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, औरत, किताब, हैजा और शराब किस भाषा के शब्द हैं? तो हो सकता है कि ये शब्द जो हैं सिंगल रूप में भी आ जाएं और इस तरीके से भी आए जैसा कि यहाँ पर प्रश्न आपको दिख रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, अरबी भाषा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का सही जवाब हो गया बी। अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आलमारी, काजू, चाबी, तंबाकू, तौलिया, बाल्टी। मैंने ऐसे शब्दों का चयन किया हुआ है जो कि प्राय आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते रहते हैं। तो ध्यान में रखना चाहिए कि ये शब्द हम हिंदी में बहुत धड़ल्ले से बोलते हैं, लेकिन आखिरकार हैं किस भाषा के? तो सही जवाब है ये है पुर्तगाली। अभी आप किसी से बताएंगे कि ये पुर्तगाली है तो वो नहीं विश्वास करेगा, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश पर समय समय पर अलग अलग शासन रहे हैं तो उन्होंने अपने भी कुछ शब्दों को यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। चाय,
चीनी शब्द है, रिक्शा जापानी है, रिपोर्टाज फ्रेंच है, अंग्रेज अंग्रेजी है। ये ऐसा प्रश्न है कि लगातार ये परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है और इसमें से हमें याद भी रखना है कि कौन किस भाषा का शब्द है। सही जवाब इसमें ऑप्शन डी जो है वो क्या है, गलत है, सुमेलित है, नहीं है। इसका मतलब है कि चाय जो शब्द है वो चीनी का है, रिक्शा शब्द जापानी का है, रिपोर्टाज फ्रेंच का है, अंग्रेज शब्द जो है वो अंग्रेजी का ना नहीं है, बल्कि अंग्रेज शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन क्या हो गया, डी गलत है। ऐसे लग रहा हो कि अंग्रेज अंग्रेजी का, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, कैंची, चाकू, चम्मच, तोप, तमंचा किस भाषा के शब्द हैं? शब्दों पर ध्यान दीजिए। हथियारनुमा जो भी शब्द ज़्यादातर यूज किए जाते हैं वो सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगर क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं कि लगातार आप अपने दैनिक जीवन में चम्मच का प्रयोग, चाकू का प्रयोग, कैंची का प्रयोग करते ही हैं, तोप तमंचा लेकर भी कुछ लोग चलते हैं, तो ये सब तुर्की भाषा से जुड़े हुए हैं। और आज का जो आखिरी प्रश्न है, तुरूप और बम किस भाषा के शब्द हैं? फारसी, अरबी, तुर्की, डच। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी सही है कि तुरूप और बम जो शब्द है यहाँ पर वो डच भाषा का शब्द है। तो आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी अपने दोस्तों के बारे में भी बताएं। ठीक है, और लगातार जो भी पुराने वीडियोज़ हैं उनको देखते रहें और निश्चित तौर पर उनको सफलता मिलेगी। आप बिल्कुल कन्फ्यूज न रहें कि ये चैनल आपके किस परीक्षा के दृष्टिकोण से है। यहाँ आप टीजीटी, पीजीटी, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं उतना आपको यहाँ पर मिल सकता है। बाकी आप लोग कंटेंट के ऊपर विश्वास कीजिए। आप लोग इतना समझदार हैं कि जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उसके सिलेबस को देखिए और फिर अपनी तैयारी कीजिए और चैनल पर जितनी चीज़ें हैं उनको मिलान कीजिए कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।